गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वही मिस्टेक वो थोड़ा सा अनकम्प्लीट रहा था। आज मैं उन्हें आपसे सिलेबस के बारे में जानकारी सबमिट करते हुए जो हिस्ट्री का हमारा जो पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत, उसके बारे में भी मैं आपसे विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। इस वर्ष परीक्षा में इतिहास और जो हमारा नागरिक शास्त्र है, राजनीति विज्ञान जिसे आप कह सकते हैं सिविक्स, ये दोनों 20-20 अंक के हैं और दोनों ही इतिहास और राजनीति विज्ञान सिविक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसमें जो इतिहास के जो 20 अंक का है, इतिहास में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है स्वर्णिम भारत, ये प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का विवरण इसमें है। दूसरा है आपका संघर्षकालीन भारत, ये 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का इतिहास इसमें है। और तीसरा जो अध्याय है वो अंग्रेजी सत्ता का प्रतिकार, जो 1757 से लेकर के 1947 तक का है। और चौथा है विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। इसमें हमारा ये जो चैप्टर है स्वर्णिम भारत, ये 5 अंक का है। संघर्षकालीन भारत जो है वो 6 अंक का है, ये आपका 7 अंक का है और ये आपका 2 अंक का है। तो कुल 5 और 6 11 और 7 18 और 2 20, ये 20 अंक का आपके हैं। इसमें सबसे पहले मैं चर्चा आपसे स्वर्णिम भारत जो पहला अध्याय है इतिहास का, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस वर्ष मात्र 3 टॉपिक इसमें बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किए हैं जिनको हमें पढ़ना है, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपको अध्याय पूरा ही पढ़ना होगा, क्योंकि जानकारियां इतिहास के गर्भ से जब तक आपको मिलेंगी नहीं तब तक आप एक निश्चित ज्ञान से वंचित रहेंगे। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का इतिहास इसमें दिया है और इसमें 3 टॉपिक इन्होंने इस वर्ष परीक्षा में शामिल किए हैं सिलेबस में, जिसमें पहला है आपका मौर्य वंश, दूसरा है आपका गुप्त वंश और तीसरा है आपका वर्धन वंश। इसमें मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के अंतर्गत आपको मौर्य वंश का उदय, उसका पतन, उसके जो शासक हुए, मौर्यकालीन व्यवस्था कैसी थी, मौर्यकालीन समाज कैसा था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्थाएं कैसी थी, इसका उल्लेख आपको मौर्य वंश में, साथ में मौर्य वंश का प्रशासन, ये आपको मौर्य वंश के अंतर्गत अध्ययन करना है। गुप्त वंश, गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से उसके शासक हुए, इसके अलावा गुप्तकालीन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, साथ में गुप्तकालीन समाज कैसा था इसका, और अंत में आपको वर्धन वंश यहाँ पढ़ना है। तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ सबसे पहले इस अध्याय की। विद्यार्थियों, प्रारंभ से ही हमारे देश की गौरवशाली परंपरा रही है। जो नाम दिया गया है स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत का आशय है कि उस समय जब देश ऑल सेक्टर्स में, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो व्यापार का हो,
चाहे वो एक तरह से मैं आपको बताऊं कि धातु कर्म का हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारत के उस समय के जो लोग थे उन्होंने एक गौरवशाली परंपरा का निर्माण कर दिया था। इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और उस समय की इस गाथा को हम स्वर्णिम भारत के नाम से जानते हैं। इस गौरवशाली परंपरा में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो संस्कृति से रिलेटेड है। अयम निजः पुरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये हमारी संस्कृति थी कि हमने संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार माना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे नीति वाक्य थे, आदर्श वाक्य थे कि हम सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी के सुख की कामना करते हैं। हमारा व्यापार दूर दूर के क्षेत्रों में था और भारत से दूर जो जलीय क्षेत्र थे जिनको हमने द्वीपांतर कहा, दूर दूर के क्षेत्रों में हमारा व्यापार था। हाँ, हमारे लोगों का आवाजाही थी और इतिहास के हर दौर में इस आवाजाही ने एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का काम किया। वो हमने उस दौर में शुरुआत में प्रारंभ में ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। हमारे लोग दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में जाते थे और वहाँ की संस्कृतियों को अपनी संस्कृतियों के साथ जोड़ते थे, वहाँ के व्यापार को हमारे व्यापार के साथ जोड़ते थे, वहाँ के नीति सिद्धांतों को हमारे सिद्धांतों से उनको इंट्रोड्यूस कराते थे। रामायण और महाभारत के काल जिनको हमने नीति ग्रंथ माना है, उनमें भी सुंदर एक भारत की परिकल्पना है। आप सबने रामायण देखी होगी, आप सबने महाभारत देखा होगा। उस समय एक डेवलप स्टेट के रूप में भी आपने इस देश को देखा होगा, आर्यावर्त जिस समय इसको कहा जाता था। समय गुजरता गया, कृषि क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हम लगातार उन्नति करते रहे। जब हमने धातुओं की खोज की और जब लौह का हमने उत्खनन शुरू किया, विनिर्माण शुरू किया, तो एक नई क्रांति वर्ल्ड में देखने को मिली, दुनिया में देखने को मिली। उसके बाद जो हमारी छोटी छोटी जनजातियों के रूप में हमारे लोग रहते थे, उन्होंने व्यापार के बढ़ते हुए क्षेत्र से एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, जिस कारण छोटे छोटे जन बनने लगे और इन जनों के मेल से जनपद बने और इन जनपदों से महाजनपदों का निर्माण, महाजनपदों का निर्माण। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इस 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम महाजनपद काल कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े विशाल साम्राज्यों की स्थापना इन जनपदों ने मिलकर के आपस में कर ली थी। इस महाजनपद काल को हम बौद्ध काल भी कह सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। विद्यार्थियों याद रखना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों ही ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है और इन 16 महाजनपद जो थे, इनमें गणतंत्रीय व्यवस्था भी थी और राजतंत्रीय व्यवस्था भी थी।
4 शक्तिशाली जो राजतंत्र थे उनमें कौशल, अवंती, वत्स और मगध, ये 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। और आप जानते हैं या आपको जानना चाहिए कि अंत में सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र ये मगध बन गया था। आपके गृह प्रदेश राजस्थान में भी 4 बड़े जनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिबी, ये 4 राजस्थान के जनपद मुख्य रूप से थे। इनमें ये जो जंगल है ये आपके डेजर्ट में है, मरुस्थल में है। जो आपके बीकानेर का क्षेत्र है, जोधपुर का जो क्षेत्र है, यहां आपका जंगल प्रदेश था। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख कुरु जांगला और मात्रे जांगला के नाम से मिलता है। यहां के बादशाह स्वयं को जय जंगलधर बादशाह की उपाधि से नवाजा करते थे। मत्स्य, ये जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ ये मत्स्य महाजनपद विकसित था। राजधानी इसकी बैराट थी, विराटनगर, जो वर्तमान में सरिस्का का जो क्षेत्र है उसके नियरेस्ट है। महाभारत काल में भी उल्लेख मिलता है इसका कि पांडवों को जब दूध कीड़ा में जब हार मिली थी तो उन्हें 1 वर्ष का जो अज्ञातवास, 12 वर्ष के वनवास के बाद जो गुजारा था, तो वो 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी महाजनपद में हो रहे थे। सूरसेन, ये आपका जो ब्रज क्षेत्र है, जिसमें आपका मथुरा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो क्षेत्र हैं, ये सूरसेन महाजनपद था। और सिबी ये चित्तौड़ के पास स्थित है। तो ये 4 महाजनपद थे उस समय राजस्थान में मुख्य रूप से। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र मगध बन गया था। इस मगध पर 326 ईस्वी में नंद वंश का राजा धनानंद शासन करता। 326 ईस्वी में मगध पर नंद वंश का शासन था और इस नंद वंश का जो शासक था उसका नाम था धनानंद। धनानंद एक क्रूर शासक था। उसके राज्य में प्रजा दुखी थी। एक ऐसी परिस्थितियों में उस समय का देश उलझा हुआ था कि देश के आंतरिक तौर पर राजा के अत्याचारों से प्रजा दुखी थी, तो दूसरी तरफ बाह्य सीमाएं भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि यूनान से विदेशी आक्रांता सिकंदर जैसे भारत की सरजमी पर आंख उठाकर के देखने लगे थे, वो आक्रमण कर रहे थे। तो देश की बाहरी सीमाएं भी खतरे में थीं और आंतरिक रूप से राजा का सहयोग प्रजा को नहीं मिल रहा था। और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में आवश्यकता थी एक ऐसे नेतृत्व की जो न केवल देश को बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षित रखे, बल्कि वह अपनी प्रशासनिक नीतियों से आम जनमानस को भी
संतुष्टि प्रदान करें। और इसी परिस्थितियों के बीच भारतीय नव राजनीति के नवमंडल पर एक नए छत्रप का उदय हुआ, एक नए राजवंश का उदय हुआ और उस वंश का नाम था मौर्य वंश। चाणक्य शिष्य, चाणक्य जिनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, कौटिल्य भी मिलता है, उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में और धनानंद को पराजित करते हुए मगध की सत्ता को धारण कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभालते ही देश के राजनीतिक एकीकरण को बल प्रदान किया। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि दक्षिण भारत में भी इसने आक्रमण किया था। न केवल आंतरिक तौर पर देश को राजनीतिक एकता प्रदान की चंद्रगुप्त मौर्य ने, बल्कि बाह्य सीमाओं पर जो विदेशी आक्रांताओं के खतरे मंडरा रहे थे, उनसे भी देश की सीमाओं को निश्चिंत किया, सुरक्षित किया। इसका प्रमाण 305 ईस्वी में, 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको पराजित किया और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हुए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आधिपत्य कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके बाद उनके राजनीतिक एकता के रूप में मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपना परचम लहराया था, आक्रमण किए थे। वो एक जैन गुरु भद्रबाहु के सानिध्य में आते हैं और भद्रबाहु के सानिध्य में आकर के वो जैन धर्म को आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। 298 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र है, इस वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी है आज, तो यहाँ श्रवणबेलगोला चले गए और वहां उन्होंने जैन धर्म की रीति नीति से शरीर का त्याग कर दिया। तो ये मौर्य वंश के पहले शासक थे, संस्थापक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र उत्तराधिकारी बना, सिंहासन का मालिक बना, जिसका नाम था बिंदुसार। ये दूसरा शासक था इस वंश का, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म की रीति नीति से श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी देह त्याग देते हैं और तदुपरांत मगध के सिंहासन पर बिंदुसार शासन करने लगते हैं। बिंदुसार जिन्हें यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा है। यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा है बिंदुसार को, और अमित्रोचेट्स का मतलब अगर देखेंगे आप तो उसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का दमन करने वाला, शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है और जैन श्रुतियों में या जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है।
जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि बिंदुसार के शासन काल के दौरान यूनान के डायमेकस और मिस्र के डायनीसियस बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर रहे थे। यूनान के डायमेकस और डायनीसियस मिस्र के, ये बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत बनकर रहे थे। और ये इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक संबंध मौर्य काल के शासकों ने अपने वैश्विक संबंध भी स्थापित करने शुरू कर दिए थे। आपने देखा कि बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान ही जब नंदवंश का धनानंद जब सत्ता में था, तो सिकंदर जैसा विदेशी आक्रांता भारत की सीमाओं पर खड़ा था आक्रमण करने के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के ही सेनापति सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। सेल्यूकस निकेटर युद्ध में जब हार गया था, तो उसके बाद उसका एक राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसकी एक प्रसिद्ध कृति भी है जिसका नाम है इंडिका, जिसमें मौर्यों के प्रशासन की पूरी जानकारी है। उस समय के मौर्यों का प्रशासन कैसा था, शासन कैसा था, उसका पूरा उल्लेख भारतीय समाज कैसा था, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया है। और बिंदुसार के शासन काल के दौरान यूनान के डायमेकस और डायनीसियस ये भी राजदूत बनकर के रहे थे। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक सत्ता में आया। अशोक के बारे में मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा मौर्य वंश कल आपके लिए कराएंगे, अशोक कराया जाएगा। और अशोक के बाद मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था और मौर्यकालीन समाज और प्रशासन, इसकी जानकारी कल के वीडियो